नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कल हमने हालांकि पॉलिटिक्स पे चर्चा की थी, आपका बहुत प्यार नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं आज चर्चा कर रहा हूं और आज तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो आप शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। एक राजा थे, उनको लगा कि हमारी प्रजा कितनी सहनशील है, इसका टेस्ट किया जाए। उन्होंने फरमान दिया कि बीच में एक नदी थी, उस नदी के दोनों तरफ आबादी थी। राजा साहब का फरमान आया कि पश्चिम से पूरब जो आबादी जाएगी और पूरब से जो पश्चिम आबादी आएगी, बीच में ब्रिज को क्रॉस करेगी नदी के ऊपर, तो पूरब से पश्चिम जाने वाले को भी 10 कोड़े खाने हैं और पश्चिम से पूरब जाने वाले को भी 10 कोड़े खाने हैं। पहले तो शुरुआत में प्रजा को लगा कि भाई ये तो अजब तरह का आदेश है, लेकिन फिर प्रजा जो है राजा के सामने क्या करती, प्रजा ने कबूल कर लिया और एक एक करके लोग पूरब से पश्चिम जाने वाले, पश्चिम से पूरब जाने वाले 10-10 कोड़े खाते थे और पुल पार करते थे। साहब ये हुआ कि इसमें घंटों लगता था, क्योंकि हर को 10 कोड़े लगने हैं, तो लाइन लगने लगी, लंबी लाइन लगने लगी। तो लोगों ने कहा कि ये तो प्रजा से अब कैसे ये राजा साहब से अब ये कैसे दरखास्त करें कि ये कोड़ा न लगाएं। तो कहा कि नहीं, इसका एक इलाज हो सकता है, एक ही कोड़े लगाने वाले हैं दोनों तरफ, इस वजह से ये लंबी क्यों हो रही है। तो चलते हैं, कहते हैं राजा साहब को कि राजा साहब कोड़े मारने वाली की संख्या बढ़ा दीजिए ताकि हमें लंबा इंतजार न करना पड़े कोड़े खाने के लिए। तो राजा के सामने बहुत जब प्रजा आने लगी तो राजा घबरा गया। राजा को लगा कि अब लगता है कि हमारी जनता ने हमारे खिलाफ विद्रोह करने का मन बना लिया है, क्योंकि अब प्रजा गुस्से में है। लेकिन खबरी उनके जाकर के राजा साहब को सुनाए कि नहीं 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 नहीं, आप गलतफहमी में है राजा साहब, कोई गुस्सा नहीं है, वो कुछ और मांगने के लिए आपके पास आ रहे हैं। मतलब बोला प्रजा में कोई गुस्सा नहीं है, वो तो बहुत आराम से जो आपका आदेश है उसकी तामील हो रही है और कोड़े पर कोड़े खा रहे हैं। जब भी उनको पुल पार करना होता है दोनों तरफ वो कोड़े खाते हैं, एकदम गिनती से 10 के 10 कोड़े खाते हैं और फिर वो पुल पार करते हैं। कहा कि साहब ये तो बड़ा उल्टा हो गया। बोला इससे प्रजा नाराज नहीं है? बोला बिल्कुल नाराज नहीं है, बल्कि और तारीफ कर रही है प्रजा, ये कितने अच्छे राजा हैं कि उन्होंने लाइन में लगा दिया, भगदड़ जो मच रही थी वो नहीं हुआ, ऊपर से हमें शरीर को स्वस्थ करने के लिए 10-10 कोड़े रोज खाने पड़ते हैं, तो हमारे शरीर भी मजबूत हो रहा है। ठंड हो, गर्म हो, बरसात हो, हर में हमें कोड़े लग रहे हैं और कोड़े के बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और पश्चिम वाले और पूरब वाले दोनों प्रजा कहने लगे कि हमें कोई परेशानी नहीं है कोड़े से, और हमारा शरीर मजबूत हो रहा है और हम किसी भी कठिन परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारा शरीर तैयार हो रहा है, कहीं गिर जाए तो हमें चोट का एहसास नहीं होता है, कहीं चोट लग जाए तो हमें चोट का एहसास नहीं होता है, तो हमारा शरीर जो है उसके लायक बन रहा है। राजा माथा पकड़ लिया, कहा कि कमाल हो गया, ऐसी प्रजा का हम क्या करेंगे। प्रजा फिर आए, कहा कि अब बताइए साहब। राजा ने प्रजा से पूछा कि भाई अब बताओ आप क्या चाहते हो, हमने तो कोड़े का फरमान सुनाया था और कोड़ा आप लोग खा ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे खबरी बता रहे हैं कि शायद इससे संतुष्ट हो। सारी प्रजा ने कहना शुरू किया कि जी महाराज बिल्कुल सही है, हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है, एक दरखास्त है हमारी। बोला क्या दरखास्त है? बोला ये जो कोड़े लगाने वाले हैं ना, इसकी संख्या एक एक है दोनों तरफ, और प्रजा की संख्या अधिक है, जो पुल क्रॉस करते हैं, पुल जो पार करने वाले हैं उनकी संख्या अधिक है। तो बस एक बड़ी मेहरबानी हो जाती अगर कोड़े लगाने वाले की संख्या थोड़ी बढ़ जाती। अगर आप 10 कोड़े लगाने वाले कर दें दोनों तरफ, या 100 कोड़े लगाने वाले दोनों तरफ कर दें, तो इतनी लंबी लाइन जो किलोमीटर्स की लगती है वो नहीं लगेगी और हम लोग बड़ी आसानी से फटाफट कोड़े खाएंगे और पास कर जाएंगे। राजा ने कहा कि साहब ऐसी प्रजा का, ऐसी लॉयलिस्ट प्रजा, ऐसी सहनशील प्रजा, तो ये तो इनका तो इनकी तो कोई स्पाइन ही नहीं है, कोई रीढ़ ही नहीं है। तो गुस्से में राजा ने कहा कि हमने तो सोचा था कि तुम्हारे अंदर कुछ बगावत की बात आएगी, गुस्सा करोगे और कहोगे ये कैसा फरमान है, ये किस प्रकार का तुगलकी फरमान है, कोड़े बरसवा रहे हैं, इससे हो तो हो क्या रहा है,
ये किस चीज की परीक्षा ले रहे हैं? कुछ आर्गुमेंट करोगे, कुछ दलील दोगे, कुछ पूछोगे, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं पूछा। जो मैंने कहा उसे मान लिया और उसके ही आधार पर अपने तर्क भी बुनने शुरू कर दिए। तो हम प्रणाम करते हैं तुम्हें, कोई बात नहीं, आगे से 10 कोड़े वाले इधर रहेंगे, 10 कोड़े वाले इधर रहेंगे और मार खाते जाओ और चलते जाओ। अब इस कहानी का लब्बुलुआब क्या है? लब्बुलुआब यह है मित्रों कि मोदी ने एक बड़ा फैसला किया। अब ये चर्चा हो रही है राजनीतिक हलकों में, मैंने उसका जिक्र इसलिए किया आपको। राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के नेता हैं, नेता कार्यकर्ता, आप उसे कार्यकर्ता कह लें, नेता कह लें, छोटे बड़े सब कह लें, सब मिलकर के ये इस आदेश को स्वीकार करने में, इस आदेश को सही बताने में अपना नया नया तर्क ढूंढ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि ये जेनरेशनल गैप है, कोई कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के लिए मोदी ने ये तय किया है, कोई कह रहा है कि वो संघ की पसंद भी हैं, मोदी की भी पसंद है, कोई कह रहा है कि नहीं वो अमित शाह की पसंद है और अब मोदी देखिए आज विदेश निकल गए हैं, आज जब उनको कार्यभार मिलने वाला है तो मोदी वहां मौजूद नहीं है, इसके पहले परंपरा कुछ और होती थी, मोदी से मिलने जाते थे, फला चिल्ला, हर तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन एक बात तय है कि छोटा कार्यकर्ता भी और बड़ा कार्यकर्ता भी सब हतप्रभ है, भौचक्के हैं, स्तब्ध हैं। फैसला गलत है सही है वो तो अलग विषय है। फैसला यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, भले ही वो कार्यकारी हो, कार्यकारी का कोई मतलब होता नहीं है, न तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के किसी पद का प्रावधान है और न ही कांग्रेस पार्टी में इस तरह के पद का प्रावधान है, बल्कि किसी भी पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के पद का प्रावधान नहीं है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पद का निर्माण किया गया है और ये सिर्फ कथन के लिए है, इसका कोई जो वैलिडिटी है, पार्टी के संविधान की कोई वैलिडिटी नहीं है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसमें सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बिल्कुल नवीन, नाम भी नवीन और नितिन भी हैं वो और नवीन भी हैं वो, बिल्कुल नवीन चेहरे को ढूंढ करके पार्टी ने निकाला है। और यह चर्चा हो रही है चारों तरफ कि अगर नितिन नवीन को ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाना था तो फिर वो चुनाव भी लड़े, वो मंत्री भी बने। कबल एक महीने पहले 20 नवंबर को उन्होंने पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभाली बिहार में। इसके पहले वो राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय संगठन में कभी कोई पद नहीं संभाले, इवन कि राज्य के संगठन में भी कोई इस तरह का विशेष पद नहीं है। एक कुल मिलाकर के उनके जो रिज्यूमे में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी की जिम्मेदारी है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षित सफलता पाई है। नितिन नवीन बहुत ही सुलझे हुए अच्छे इंसान हैं। उनके पिताजी भी विधायक थे, बेहतरीन इंसान हैं, बेहतरीन संगठन करता हैं, बहुत बढ़िया मंत्रालय भी वो चला रहे थे, नॉन डिस्प्यूटेड हैं, कोई विवाद नहीं है उनके खिलाफ, बहुत ही विनम्र है, लोगों से ठीक से बात करते हैं, अपने कार्यकर्ता से, अपने नेता से सबसे अच्छे संबंध हैं उनके, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन स्वयं नितिन नवीन को भी इस बात का एहसास नहीं था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नामित कर दिया जाएगा। इन्होंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा, बल्कि जब इनके नाम की घोषणा हुई होगी तो ये भौचक रहे हो गए होंगे कि नहीं नहीं ऐसी बात क्या हो, ये हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा हुआ और नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत हुए। मैंने जो उदाहरण दिया उसमें मैंने उदाहरण का अब मेल क्या है, यहां पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, बीजेपी के सभी नेता, छोटे बड़े सब खुद को दिलासा दिला रहे हैं क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला ले लिया है। कहने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसने फैसला लिया है, लेकिन आप ये पार्लियामेंट्री बोर्ड सिर्फ दिखावे का है,
बीजेपी में जो फैसले हुए हैं उसमें अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की भी पूरी चली है और उन्होंने ये फैसला किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस फैसले में क्या संघ की कोई भी भूमिका है? अब संघ की अगर कोई भूमिका है तो संघ के बयानों को खंगाला जा रहा है। भाई स्वयं मोहन भागवत जी से जब पूछा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं तय हो रहा है, उन्होंने कहा कि अगर मुझे तय करना होता तो मैं तो फौरन कर देता। मतलब मैं नहीं उसमें कुछ तय कर पा रहा हूं। यह हो सकता है उनका पॉलिटिकल बयान, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो रही हो और संघ को लूप में नहीं रखा गया हो। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, यह बात तो तय हो गई थी कि 45 से 55, 45 से 50 युवा नेता ही बीजेपी की कमान संभालेंगे। तो युवा नेता में तो और भी लोग थे। अब यह कहा जा रहा है कि नहीं, राज्य भर के सभी राज्यों से 20-25 ऐसे नामों को लाया गया था जिसके ऊपर चर्चा हुई कि भाई ये 20-25 नाम जो हैं युवा हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं और उसमें इनका परफॉर्मेंस जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको खंगाला गया और उसके बाद धीरे धीरे जाकर के नितिन नवीन पर मामला रुक गया। क्या ऐसा हुआ है? अब ये सारे तर्क दिए जा रहे हैं मित्रों, लेकिन इन तर्कों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नामित करने जा रहे हैं। अब ये बात तो आप ये मान के चलिए, क्या भारतीय जनता पार्टी इंडियन क्रिकेट टीम है जो आप आईपीएल में कोई कैप्टन बनेगा, टी20 में कोई कैप्टन बनेगा और वनडे में कोई कैप्टन बनेगा, टेस्ट क्रिकेट में कोई कैप्टन बनेगा, टी20 कैप्टनशिप में बड़े बड़े खिलाड़ी खेलेंगे लेकिन शुभमन गिल के नेतृत्व में खेलेंगे। अब वहां पर सूर्य कुमार यादव 50-50 वाले में सूर्य कुमार यादव रहेंगे और रोहित शर्मा भी उनके अंदर खेलेंगे और विराट कोहली भी खेलेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी एक क्रिकेट टीम की तरह हो गई है कि भाई जेनरेशनल चेंज हो रहा है तो कम उम्र के युवा ऊर्जावान नेतृत्व को सामने में रखा जाएगा और जो अनुभवी नेतृत्व है वो ह्यूमिलिएट फील नहीं करेगा, क्योंकि वहां व्यक्ति का चयन नहीं हो रहा है, अध्यक्ष का चयन हो रहा है और अध्यक्ष की कुर्सी के प्रति सबकी लॉयल्टी है। सब अध्यक्ष को इज्जत करेंगे, व्यक्ति को नहीं करेंगे। तो जो व्यक्ति भी उस अध्यक्ष पद पर बैठेगा, बाकी सारे व्यक्ति जो हैं उनका कद छोटा हो जाएगा, अध्यक्ष की कुर्सी बड़ी हो जाएगी। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप सोचिए कि कल तक नितिन नवीन दूसरे का स्वागत करते थे और अब ये सारे बड़े नेता उनका स्वागत करेंगे। तो ये जनरेशनल गैप तो होता है, लेकिन इस तरह का जो फैसला है ये भारतीय जनता पार्टी ही ले सकती है, कोई अन्य पार्टी नहीं ले सकती। भारतीय जनता पार्टी ही ये फैसला ले सकती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति को एक नया संदेश दे रही है कि इस तरह के फैसले भी किए जा सकते हैं?